दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता तेजेंद्र पाल बग्गा की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली बीजेपी प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है और धीरे धीरे करके जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल आगे बढ़ते हुए जो है नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ पुलिस की भी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से भारी सुरक्षा बल जो है यहाँ पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस के जवान है, उसके साथ साथ अन्य पुलिस फोर्सेस के जो जवान है वो भी जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, इसके अलावा मनजिंदर सिंह सिरसा, आरपी सिंह, तमाम नेता यहाँ पर जो है मौजूद देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और सिख प्रकोष्ठ के यानी बीजेपी सिख प्रकोष्ठ के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में तेजेंद्र बग्गा थे उनकी गिरफ्तारी के विरोध में जो प्रदर्शन है वो होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी लगातार कह रही है कि लोकतांत्रिक तरीके से जो गिरफ्तारी थी वो कहीं ना कहीं जो है की गई थी और जो मैन हैंडलिंग है वो भी तेजेंद्र बग्गा के जो पिताजी हैं उनके साथ जो है की गई थी। ऐसे में ये पूरी तरीके से राजनीति कहीं ना कहीं होती हुई जो है फिलहाल नजर आ रही है। और अगर हम बात करते हैं जहां एक और आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो तेजेंद्र बग्गा की गिरफ्तारी थी वो पूरी तरीके से ठीक थी, पुलिस ने कई बार उन्हें जो है नोटिस दिया था, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि जो गिरफ्तारी थी वो पूरी तरीके से लोकतांत्रिक। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस तरीके से तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे पहले भी हमने देखा था कि दिल्ली पुलिस के घर के बाहर जब युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे तो वो केजरीवाल के घर के बाहर पहुंच गए थे। तो ऐसे में इस बार दिल्ली पुलिस पहले से ही अलर्ट जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है और तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं यहाँ पर ही जो है रोका जा रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह रहेगी कि किस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर, तेजेंद्र बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर राजनीति किस ओर करवट लेती हुई नजर आएगी। बीजेपी नेता तेजेंद्र बग्गा के मामले में बवाल अभी भी जारी है। घर वापसी के बाद तेजेंद्र बग्गा ने अरविंद केजरीवाल को चैलेंज किया है और कहा है कि एक बार नहीं चाहे 100 बार एफआईआर दर्ज कर लो, ना रुकेंगे ना झुकेंगे। ये कानूनी लड़ाई के लिए हम तैयार हैं और लड़कर ही रहेंगे। बीजेपी नेता बग्गा केजरीवाल के घर प्रदर्शन करने पहुंच गए हैं। उनके साथ सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता भी रहे। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। वहीं बग्गा को गिरफ्तार करने के बाद पंजाब पुलिस को दिल्ली और हरियाणा में डिटेन के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई टाल दी गई है। अब मंगलवार को सुनवाई होगी। बग्गा बोले, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वालों को 24 घंटे में जेल में डालूंगा। मैं यही पूछ रहा हूं कि अब तक ऐसा क्यों नहीं किया गया। मेरा कसूर ये है कि मैंने उनसे हर रोज सवाल पूछे। उन्हें लगता है कि केस दर्ज कर वो मुझे सवाल पूछने से रोक लेंगे। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को झूठ बोलने पर माफी मांगने की मांग छोड़ देंगे। हम रुकने और डरने वाले नहीं हैं। पंजाब सरकार ने इस मामले में हाई कोर्ट में 2 एप्लीकेशन दी है। पहली एप्लीकेशन में केस से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की मांग की है। इसमें बग्गा की गिरफ्तारी के साथ पीपली पुलिस थाना और कुरुक्षेत्र हाईवे के सीसीटीवी की फुटेज का मुद्दा उठाया गया है। तो वहीं दूसरी एप्लीकेशन में बीजेपी नेता तेजेंद्र बग्गा और दिल्ली पुलिस को पार्टी बनाने की मांग की है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कल ही एडवोकेट सत्यपाल जैन पेश हो चुके हैं। पंजाब सरकार ने शुरुआत में हरियाणा पुलिस के खिलाफ याचिका दायर की थी। तो ये लड़ाई सियासी है, बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी। लेकिन इस लड़ाई में पिस रही है 3 राज्यों की पुलिस। सवाल ये है कि क्या जिस डिपार्टमेंट में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है उसे सियासी मोहरा क्यों बनाया जा रहा है। हर दिन पुलिस के दुरुपयोग की तस्वीरें सामने आती है और जाहिर है कि पुलिस ये सारे फैसले अपनी मनमर्जी के हिसाब से नहीं ले रही। सियासी नेता पुलिस का प्रयोग कर रहे हैं जिसे हम दुरुपयोग भी कह सकते हैं। अभी फिलहाल तेजेंद्र बग्गा के तेवर बदले हुए हैं और वो साफ बोल रहे हैं, ना रुकेंगे ना झुकेंगे और ये कानूनी हम लड़ाई लड़ने के लिए हम पूरे तरीके से तैयार हैं। घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा हुआ है और आलम यह है कि घरेलू गैस सिलेंडर का दाम 1000 रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है। पहले से ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे थे। अब ऐसे में घरेलू गैस सिलेंडर के दामों ने भी लोगों को दोहरा झटका दिया है। जी हां, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद दिल्ली में घरेलू सिलेंडर की कीमत 999.5 रुपए हो गई है। दिल्ली में 1 मई 2021 को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 809 रुपए थी, यानी बीते 1 साल में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 130.5 बढ़ी है। वहीं इस पर मिलने वाली सब्सिडी भी खत्म कर दी गई है। साथ ही इस बढ़ोतरी के बाद बिहार में गैस सिलेंडर के दाम 1100 रुपए के पार निकल गए हैं, जबकि सुपौल में ये 1104 रुपए का मिल रहा है। इससे पहले मार्च 2022 में भी सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की वृद्धि की गई थी। इसी महीने की 1 तारीख को तेल कंपनियों ने एलपीजी गैस के दाम में 102.50 रुपए की बढ़ोतरी की थी। ये दाम 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ाए गए थे। पहले इसकी कीमत 2253 रुपए थी।
वहीं 5 किलो एलपीजी सिलेंडर की कीमत अभी 655 रुपए है। एक महीने पहले 1 अप्रैल को भी एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, जबकि 22 मार्च को 9 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। वहीं बढ़ती महंगाई से आम जनता का बजट हिलता हुआ नजर आ रहा है और आम लोग सरकार से महंगाई कम करने की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें महंगाई से राहत मिल सके। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के एक घर में भीषण आग लगने के कारण 7 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। ये घटना करीब सुबह 3 बजे की है। उस वक्त आगजनी में शिकार हुए मकान में रहने वाले लोग गहरी नींद में सो रहे थे। हालांकि इंदौर के पुलिस आयुक्त ने 7 लोगों के मरने की पुष्टि की है। दमकल विभाग के अधिकारियों ने आशंका जताई है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जांच के निर्देश दिए हैं। हालांकि मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पे काबू पा लिया है। बताया जा रहा है कि आग के शिकार हुए लोग ज्यादातर किराएदार थे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान वापी का जो मसला है वो गरमाया हुआ है। इसी के साथ ही मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी समेत कई और विग्रहों के सर्वे को लेकर भी हंगामा जमकर हुआ। इसी के साथ ही यहाँ तक कि सर्वे टीम को अंदर जाने से भी रोका गया, जहां एक और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसको कानून के विरुद्ध कार्रवाई बताया है, तो वहीं पे मुस्लिम पक्षकारों ने कोर्ट के कमीशन पर ही सवाल खड़े करते हुए उसे पक्षपात बताया और उन्हें ही हटाने के लिए एक पत्र दायर किया है। प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग वाला प्रार्थना पत्र सिविल जज सीनियर डिवीजन के कोर्ट में पेश किया है। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि कोर्ट कमिश्नर की ओर से पक्षपात किया जा रहा है। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर फिलहाल सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि सुनवाई के बाद भी सर्वे का काम जारी रहा। इसी के साथ ही तमाम तरह के सर्वे वहां पर हुए, वीडियोग्राफी हुई और एक एक दीवारों को बारीकी से जांच पड़ताल की गई। इसी के साथ ही ज्ञान वापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ का जो मसला है, भले ही 1991 में शुरू हुआ हो, लेकिन ये जो श्रृंगार गौरी का मसला है ये करीब 7 महीने पुराना है, जब 5 महिलाओं ने वादी बनते हुए इसमें कोर्ट में एक याचिका दायर की कि उनको श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा अर्चना करने दी जाए, जिसके बाद तमाम तरह की सुनवाइयां हुई और उसके बाद कोर्ट ने कमीशन का गठन कर दिया जो कि इसका सर्वे करेगा। इससे पहले भी कई बार सर्वे की जो मांग की जा चुकी है और कई बार टीम आ भी जा चुकी है, लेकिन उनको मस्जिद के बाहर ही रोक दिया गया है। देखना यह होगा कि 10 मई को होने वाली सुनवाई में आखिर कोर्ट की जो वीडियोग्राफी है उसमें क्या निकल के आता है। खेलो इंडिया 2021 के सीजन 4 का आगाज हो गया है। पंचकुला में शनिवार को खेलो इंडिया 2021 के लिए लॉन्चिंग सेरेमनी रखी गई। इस लॉन्च सेरेमनी में थीम गीत और जर्सी को लॉन्च किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला समेत तमाम लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा ने खेलों के क्षेत्र में देश की एक अलग पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया 2021 की मेजबानी हरियाणा को मिली है और हरियाणा पूरा प्रयास करेगा इस बार खेलो इंडिया का भव्य आयोजन हरियाणा कर सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इससे पहले भी 3 बार ये प्रयास किया गया खेलो इंडिया का आयोजन किया जाए, लेकिन कोविड के चलते संभव नहीं हो पाया। इस दौरान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हरियाणा को खेलो इंडिया 2021 के आयोजन के लिए बधाई दी। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हरियाणा ने खेलों के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इस दौरान अनुराग ठाकुर का यह भी कहना था कि उन्हें भरोसा है हरियाणा खेलो इंडिया 2021 का सफलतापूर्वक आयोजन करेगा। काबिले गौर है, खेलो इंडिया 2021 का आज लॉन्चिंग सेरेमनी के जरिए आगाज हुआ है। 4 जून से 13 जून तक ये खेल चलेंगे। इसमें देश भर के करीब 8,500 खिलाड़ी शामिल होंगे। इसमें 25 खेलों को शामिल किया गया है, जिसमें 5 पारंपरिक खेल भी शामिल किए गए हैं। करनाल में पिछले दिनों पकड़े गए 4 आरोपियों को पुलिस ने 10 दिन के रिमांड पर लेकर रखा है। इसके साथ अगर बात की जाए तो तमाम एजेंसियां यहां पहुंचकर जांच कर रही हैं। तेलंगाना पुलिस पहुंची हुई है, महाराष्ट्र पुलिस पहुंची हुई है। अगर बात की जाए तो IB के भी जो लोग हैं वो पिछले कई दिनों से यहां पे पंजाब पुलिस
भी यहाँ पर पहुंची हुई थी। इसके साथ अगर बात करते हो हरियाणा पुलिस अलग अलग जगह पर जाकर अपनी छापेमारी कर रही है और कई जगह पर वो अपनी जांच कर रही है। करनाल पुलिस ने पिछले दिनों एक टीम थी जो चमकौर साहब गई थी और इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि फिरोजपुर से 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है, जिनको पंजाब पुलिस ने 5 दिन के रिमांड पर लिया है और आने वाले जब उनका रिमांड खत्म होगा उसके बाद करनाल पुलिस उनको प्रोटेक्शन वारंट पर लेके आएगी और उनको जांच में शामिल करेगी। इसके साथ अगर बात की जाए तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर तमाम एजेंसियों की नज़र इस पे टिकी हुई है और लगातार करनाल पहुंचकर वो पिछले 5 मई से यहीं टिकी हुई हैं और हर एंगल से जांच कर रही हैं। सभी एजेंसियां इन 4 जो आरोपी पकड़े गए थे उनसे अलग अलग तरीके से जांच कर रही हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से कई चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं कि जो गुरप्रीत था वो नशे के काम में भी कहीं ना कहीं सम्मिलित था और नशे के लिए पूरा का पूरा इस काम को करता था। इन तमाम चीज़ों को लेकर तमाम एजेंसियां जाँच कर रही हैं। रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आज से शुरू 2 दिवसीय राज्य स्तरीय किक बॉक्सिंग जूनियर, सब जूनियर व सीनियर प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे शहरी एवं निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और वहीं डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि हरियाणा सरकार खेल के प्रति पूरी तरह से सजग है और खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर तरह से प्रयासरत है। इसी का नतीजा है कि आज हरियाणा में जो भी खिलाड़ी मेडल लेकर आता है उसे पद व समान राशि दी जाती है। इससे खिलाड़ी का मनोबल बढ़ता है और देश और विदेश में खिलाड़ी देश का नाम रोशन करते हैं। उन्होंने कहा कि आज हर एजुकेशन सेंटर को भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए ताकि वह किसी पर आश्रित न रहे। इसी को लेकर सरकार भी पूरी तरह से प्रयासरत है और एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए तैयारी कर रही है। ऐसे में डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि आज इन खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है और किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। इसी को लेकर वह खिलाड़ियों को आशीर्वाद देते हैं और खिलाड़ी निष्ठा से खेल खेलें ताकि वह आगे बढ़ सके और देश के लिए मेडल ला सके। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने आज लुहारू हल्के के अनेक गांवों का दौरा कर करोड़ों रुपए की शिलान्यास और उद्घाटन किए और लोगों को सौगात दी। कृषि मंत्री ने आज बड़ुआ गांव में लोगों को संबोधित किया और इसके अलावा कृषि मंत्री ने पेयजल और सीवर लाइन और जल घर के निर्माण का करोड़ों रुपए की लागत से जो बन के तैयार होगा उनका शिलान्यास किया। इसके अलावा रूपाणा गांव में करीब 62 लाख रुपए की लागत से शिवानी कैनाल का जो जीर्णोद्धार किया जाएगा उसका भी शिलान्यास किया। कृषि मंत्री ने शिवानी में एसटीपी के 5 करोड़ रुपए की लागत से जो तैयार हुई है उसका उद्घाटन किया और लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि एसटीपी के से जल को साफ करके और किसानों की सिंचाई के लिए काम में लाया जाएगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि शिवानी के लिए नहीं पूरे प्रदेश में ये नीति है कि जल को साफ करके एसटीपी के माध्यम से किसानों की सिंचाई के लिए काम में लाया जाए ताकि पानी की कमी किसानों के लिए ना रहे। उन्होंने कहा कि मनोहर सरकार की जन कल्याण की नीतियों से किसान खुश है और किसानों की भाजपा में आस्था है और अनेक योजनाएं किसानों के उत्थान के लिए भाजपा सरकार चला रही है। उनके कोई भी योजनाओं में सरकार कमी नहीं छोड़ेगी। उन्होंने ये भी साफ किया कि एमएसपी से भाव आज ऊपर चल रहे हैं, गेहूँ हो चाहे सरसों हो चाहे अन्य फसलें हो। तो उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि इतना अधिक भाव मिलने से किसान सुदृढ़ बनेंगे। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ने संपूर्ण स्वच्छ अभियान चलाकर देश के लोगों को सफाई व्यवस्था पे पैगाम दिया था, वहीं प्रदेश सरकार द्वारा भी सफाई व्यवस्था को लेकर कई योजनाएं चलाई गई हैं, मगर इन योजनाओं को रतिया नगर पालिका के अधिकारी ठेंगा दिखा रहे हैं। शहर में जगह जगह सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है और कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। शहर के लोगों ने कई बार नगर पालिका अधिकारियों के चक्कर काट लिए, मगर समस्या ज्यों की त्यों है। लोगों ने नगर पालिका को चेतावनी दी है कि अगर जल्द इन सफाई व्यवस्था को दुरुस्त न किया गया तो वह आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करेंगे। इसको लेकर सचिव का कहना है कि उन्होंने ठेकेदार व सभी अधिकारियों को बुलाकर सख्त हिदायत दी है कि शहर से सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सचिव ने कहा है कि कार्रवाई भी की जाएगी। बीते दिन से लापता हुए राजेश का शव किशनगढ़ बालावास स्थित रेलवे लाइन के पास गड्ढों में मिला। पास ही हत्या से प्रयुक्त किया गया पत्थर भी पड़ा मिला। तुरंत ग्रामीणों ने इसकी सूचना जीआरपी थाने को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल में रखवा दिया गया
वहीं हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। राजेश बीते दिन से ही घर से लापता था। परिजन लगातार इसकी तलाश कर रहे थे। आज सुबह इसका शव गड्ढों में मिला है। परिजनों का कहना है कि उनका किसी प्रकार से किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। अब पुलिस की जांच में ही पता लग पाएगा कि आखिर मौत के हत्या के कारणों का क्या वजह रही। पानीपत की जिस धरती से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी, इसी धरती पर आज बीबीएमबी के पास एक भ्रूण मिला है। वहीं राहगीरों द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को पानीपत के सिविल अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया है। वहीं डॉक्टरों की अगर माने तो जो भ्रूण है उसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है कि वह लड़का है या लड़की, क्योंकि जो भ्रूण है वह बहुत ही खुर्द-बुर्द अवस्था में मिला। फिलहाल पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। लाखों रुपए की जीएसटी की होती थी चोरी, जहां सीएम फ्लाइंग ने अपनी टीम गठित की और टीम ने बड़ी कामयाबी को हासिल किया। परचून की खाने पीने की चीज़ों के सामान की एक गाड़ी को रोका और उसको पकड़ा और पूछा ताछा तो उसमें साफ साबित हुआ कि लाखों रुपए की जीएसटी की चोरी हो रही थी। उसको टीम गठित कर अब पूछताछ जारी है, क्योंकि परचून का काफ़ी सामान जो बरामद हुआ है उसके बिल अभी तक सामने नहीं आए हैं। तो ऐसे में लगातार लाखों रुपए की जीएसटी की चोरी सोनीपत में दिखाई दे रही थी, जिसको लेकर काफ़ी लंबे समय से सीएम फ्लाइंग उस पर नज़र बनाई हुई थी और आज सीएम फ्लाइंग को बड़ी कामयाबी मिली है। पानीपत की जिस धरती से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी, इसी धरती पर आज बीबीएमबी के पास एक भ्रूण मिला है। वहीं राहगीरों द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को पानीपत के सिविल अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया है। वहीं डॉक्टरों की अगर माने तो जो भ्रूण है उसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है कि वह लड़का है या लड़की, क्योंकि जो भ्रूण है वह बहुत ही खुर्द-बुर्द अवस्था में मिला। फिलहाल पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। बहल के 132 केवी बिजली घर में वीसीपी में अचानक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी। वीसीपी के साथ लगती अन्य 3 वीसीपी भी जलकर राख हो गई। आग की सूचना फायर ब्रिगेड को गाड़ी को दी गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची तब तक काफ़ी नुकसान 132 केवी पावर बिजली घर में हो चुका था। आग लगने के कारण क्षेत्र के काफ़ी गाँवों में लाइट बाधित हो गई। बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जल्दी से लाइट को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। कोविड की चौथी संभावित लहर बेशक से सभी को डरा रही है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। सामान्य हॉस्पिटल में सरकार ने सभी सुविधाएं लेस करके दे रखी हैं, मतलब कि किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। सामान्य हॉस्पिटल सुविधाओं से लेस हो चुका है। भिवानी के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने कहा है कि सामान्य हॉस्पिटल में सारी व्यवस्थाएँ हैं, यहाँ तक कि वार्ड भी बना दिए गए हैं। किसी को अगर फीवर आता है या अन्य कोई दिक्कत आती है तो तुरंत सामान्य हॉस्पिटल में दिखाए। यहाँ तक कि 24 घंटे डॉक्टरों की ड्यूटी भी लगाई गई है। किसी भी तरह की कोई भी समस्या आती है तो डॉक्टर जो है इलाज करेंगे। हालांकि भिवानी की अगर बात की जाए तो भिवानी में 9 कोविड के पेशेंट हैं, 9 के 9 होम आइसोलेशन में है। सभी का इलाज चल रहा है, लेकिन कोई सीरियस पेशेंट नहीं है। डॉक्टर्स का कहना है कि जो वैक्सीन है, वैक्सीन सबसे बड़ा इलाज है, सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बड़ा इलाज है। उसी के ज़रिए ही आज हम जो है कोविड के ऊपर विजय प्राप्त कर चुके हैं। डॉक्टरों का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी समस्या हो तो तुरंत हॉस्पिटल के अंदर अपना इलाज कराने के लिए अवश्य आएँ। तलाई के गांव जबोला में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का विरोध ग्रामीणों के द्वारा लगातार जारी है। बता दें, आज नगर पंचायत तलाई और गांव जबोला के लोग मुख्यालय बिलासपुर पहुंचे थे और उन्होंने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि जहां पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है उसका ग्रामीण विरोध करते हैं। उन्होंने बताया कि वहां पर लोगों के पानी के स्रोत, घर और प्राचीन घाट वहां पर मौजूद है, जिसके चलते वहां पर काफ़ी समस्याएं उन्हें आएगी। उन्होंने बताया कि इसकी याचिका उन्होंने हाईकोर्ट शिमला में भी पेश की है। ग्रामीणों का कहना है कि वहां पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनने से वहां के ग्रामीणों को काफ़ी समस्याएं पैदा होगी। वहां पर उनके पानी दूषित हो जाएगा, तो वहीं पर प्राचीन जो घराट है उसे भी वहां पर कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। और वहीं पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनने से ग्रामीणों को बदबू का सामना भी
करना पड़ेगा। कुरुक्षेत्र पुलिस ने महज 48 घंटे में उस मामले को ट्रेस कर लिया जो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की छवि को खराब कर रहा था। दरअसल धर्मनगरी कुरुक्षेत्र तिरुपति बालाजी मंदिर के पास कुछ लोगों ने एक शख्स से मारपीट कर उसका मोबाइल और बाइक छीन ली थी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की पुलिस ने उस मामले को तुरंत सुलझाया और आरोपी को धर दबोचा। उसके कब्जे से मोबाइल और जो लूट की बाइक थी वो भी बरामद की। इसके साथ साथ जिस बाइक को वह इस घटना में इस्तेमाल करते थे उसे भी पुलिस ने काबू किया है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आए दिन टूरिस्ट विदेशों से देश से आते हैं। ऐसी घटना को लेकर एक तरह से कुरुक्षेत्र पुलिस संजीदा थी। उसी के मद्देनजर इसको तुरंत सुलझाया गया। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में चल रही पुलिस भर्ती के दौरान जो है पेपर लीक के मामले में पुलिस ने जो है 4 लोगों को जो है गिरफ्तार किया था। उसमें से 3 अभ्यर्थी हैं और एक जो था वो बिचौलिया है, जिसने उन अभ्यर्थियों को जो है प्रश्न पत्र की जो जानकारी है वो पहले से ही उन अभ्यर्थियों को दे दी थी। ऐसे में अब इस मामले में एक नया मोड़ और आ गया है। अब इस मामले को जो है CID के सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं अब CID भी जो है इस मामले में जो है वो छानबीन करेगी और अभी इसमें देखना ये बाकी होगा कि CID द्वारा भी अब इस मामले में जो है किन किन लोगों को जो है गिरफ्तार किया जा सकता है। युवक की मृत्यु को लेकर आज लोग सड़कों पर उतर आए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लोगों ने शव को लेकर बीच सड़क में प्रदर्शन करना शुरू जो है वो कर दिया। यहाँ पर जोरदार नारेबाजी पुलिस प्रशासन के खिलाफ और जिला प्रशासन के खिलाफ होती हुई नजर आ रही है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। काफ़ी लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लग चुकी है। क्या है पूरा मामला वो भी मैं आपको बता दूं कि 5 तारीख को देर रात का ये मामला सामने आया था कि एक 27 वर्षीय लड़के की जो है वो नशा निवारण केंद्र में मृत्यु हो जाती है। लगभग 2:30 बजे के आसपास नशा निवारण संचालकों द्वारा उसको उसके घर पर मृतक छोड़ दिया जाता है। उसके बाद ये मामला जो है वो तूल पड़ता है। सुबह होते ही ये खबर जो है वो आग की तरह फैल जाती है और इसको लेकर पुलिस भी तुरंत कार्रवाई करते हुए नशा निवारण केंद्र पर पहुंच जाती है, जहां पर CCTV की फुटेज जो है वो खंगाली जाती है। उसके उपरांत पोस्टमार्टम को पुलिस शव को कब्जे में लेकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भेज देती है, जहां पर उसका पोस्टमार्टम नहीं होता क्योंकि कुछ साक्ष्य जुटाने के लिए इस बॉडी को टांडा रेफर कर दिया जाता है। अभी जो ये बॉडी है टांडा से पोस्टमार्टम के उपरांत यहाँ पर पहुँची है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, पर लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने तीव्रता दिखाते हुए जितने भी रिकॉर्ड्स थे उस नशा निवारण केंद्र के वो अपने कब्जे में कर लिए हैं। पहाड़ों की रानी शिमला एक बार फिर पर्यटकों से जो है गुलजार हो चुकी है। दरअसल आज जो है वीकेंड का दिन है। वीकेंड के दिन जो है भारी संख्या में पर्यटक बाहरी राज्यों से शिमला समेत प्रदेश के अन्य जो पर्यटन स्थल है वहां का रुख करते हैं। वहीं जिस तरह से पिछले कुछ दिनों की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से मौसम खराब बना हुआ था, तो ऐसे में लोग नॉर्मल दिनों में भी भारी संख्या में आ रहे थे और कहीं ना कहीं उनको जो है गर्मी से काफ़ी राहत मिलती हुई नज़र आ रही थी। वहीं होटल ऑक्यूपेंसी की बात करें तो होटल ऑक्यूपेंसी वीकेंड के समय 80 से 90% तक रह रही है। वहीं अन्य दिनों की बात करें तो अन्य दिनों में ये होटल ऑक्यूपेंसी 40 से 50% तक रह रही है। तो ऐसे में जिस तरह से पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी थी तो कारोबारियों को काफ़ी घाटा हुआ था, तो कहीं ना कहीं अब जो है इसकी भरपाई होती हुई नजर आ रही है। झारखंड के जमशेदपुर में स्थित टाटा स्टील प्लांट में शनिवार सुबह अचानक से आग लग गई। वहीं घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, जिसको लेकर जांच पड़ताल जारी है। बता दें कि जमशेदपुर में टाटा स्टील प्लांट के भीतर जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। प्लांट में आग लगने और गैस रिसाव होने के कारण कर्मचारियों को तत्काल सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग इतनी तेज थी कि बुझाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियों को बुलाना पड़ा। बता दें कि घटना सुबह 10:20 की बताई जा रही है। घटना IMM कोक प्लांट की बैटरी नंबर 6 और 7 में हुई। इस घटना में 2 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐसे में घटना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि जिला प्रशासन को दिशा निर्देश दिए गए हैं। जमशेदपुर में टाटा स्टील प्लांट में ब्लास्ट होने की खबर मिली है। जिला प्रशासन टाटा प्रबंधन के साथ तालमेल बनाकर घायलों के इलाज हेतु कार्रवाई कर रही है।